नमस्ते। सिरी यादे एजुकेशन ग्रुप से मैं नीतू कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में जो राजनीति विज्ञान के अध्याय आते हैं उसमें हमने कल से शुरू किया था लोकतंत्र। और लोकतंत्र के तहत हमने इनकी परिभाषा जानी, लोकतंत्र क्या है और ये लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और उसके बाद लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके गुण क्या क्या थे, तो इन सब के बारे में हमने कल जान लिया था। तो अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले कल वाला वीडियो देख लें। और आज हम ये जो लोकतंत्र है इसका आलोचनात्मक परीक्षण, इसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। एक और ब्रक जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है। पूर्ण लोकतंत्र को क्या माना है? लज्जाहीन धारणा। तो दूसरी ओर लोवेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन माना गया है। अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इनके गुण और दोष का अध्ययन करें। लोकतंत्र के क्या गुण हैं और क्या इसके दोष हैं। तो हर चीज़ के गुण और दोष होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में संपूर्ण हो। तो लोकतंत्र के गुण क्या क्या हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो लोकतंत्र है जो सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। जो ये प्रजातांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक शासन, तो इसका संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और वह सार्वजनिक हित में वृद्धि करते हैं। वादे के आधार पर चुनाव जीतते हैं। पहले जो चुनाव में खड़े होते हैं वो वादे करते हैं और फिर उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में कार्य करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला जो है वो है, इसके गुण क्या है? कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र है वो क्या है? कार्यकुशल शासन है। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना गया है। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल प्रणाली माना गया है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे कि इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है। किसके अनुसार? जनमत के अनुसार बनाई जाती है। पहले जनता से राय ली जाती है और जनमत के आधार पर ही नीतियां बनाई जाती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। अतः इसको लागू करने में जन सहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकतंत्र शासन किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति। अतः यह शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। अब अगला जो गुण है वो है सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। लोकतंत्र सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। किसमें? लोकतांत्रिक शासन में। तो जो सार्वजनिक समस्या होती है उन पर जनता अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। तो लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है और सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। कौन? सामान्य नागरिक बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण ही गेटेर ने लोकतांत्रिक को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। किसकी? नागरिकता की। तो लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा गया है। यानी कि ये जो मूल अधिकार होते हैं, मूल कर्तव्य होते हैं, तो व्यक्ति को इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है लोकतंत्र के माध्यम से।
अगला है नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र क्या है? नैतिक शिक्षा का साधन है। लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लोवेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता को मजबूत करता है। किसको? नैतिकता और पवित्रता को मजबूत करता है। कौन? लोकतंत्र। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति को क्या मिलता है? राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। तो लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं और व्यक्तित्व का विकास भी होता है। किसमें? लोकतंत्र में। और वह कर्तव्यप्रिय भी हो जाता है। लोकतंत्र में व्यक्ति जो है वो कर्तव्यप्रिय हो जाता है, उसको राजनीतिक अधिकार मिल जाते हैं और उसके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है। यानी वो अपने परिवार की जो संकीर्ण सीमाएं उनसे निकलकर जो सार्वजनिक हित के कार्य होते हैं उस तक विस्तृत हो जाता है और वे साथ ही नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता और सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। तो ये जो नैतिक शिक्षा का साधन है ये लोकतंत्र को माना गया है। इसके बाद देशभक्ति की शिक्षा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है लोकतंत्र का। इस प्रकार लोकतंत्र का अगला गुण क्या है? देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र हमें देशभक्ति की शिक्षा भी देता है। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता है, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। ये जो लोकतंत्र है इसमें राज्य को सिर्फ शासक की ही संपत्ति नहीं माना जाता है, बल्कि जनता की, संपूर्ण जनता की संपत्ति माना जाता है राज्य को। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना का विकास होता है। किससे? लोकतंत्र से राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना का विकास होना। मिल के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। तो लोकतंत्र का प्रमुख गुण क्या है कि यह हमें देशभक्ति की शिक्षा भी देता है। अगला लोकतंत्र का गुण है कि क्रांति से सुरक्षा। यानी जैसे कि 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम, तो इस प्रकार की क्रांतियों से सुरक्षा रहती है। यानी इस प्रकार की क्रांति होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि अगर राजतंत्रात्मक शासन होगा तो संपूर्ण जो शक्तियां हैं वो राजा के हाथ में होगी। तो जो भी नीतियां बनाएगा वो राजा अपनी इच्छा से बनाएगा। और अगर कुलीन तंत्र शासन होगा तो कुछ लोगों के हाथ में होगी शासन सत्ता, तो वो अपने हिसाब से नीतियां बनाएगी। लेकिन लोकतंत्र में जनता के हिसाब से नीतियां बनती है और जनता की भागीदारी होती है इसमें, तो फिर क्रांति जैसी नौबत नहीं आती है। तो इसलिए क्रांति से भी सुरक्षा रहती है। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी वर्ग के हाथों में होती है। लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? जनता के प्रति। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने, चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना को कम कर देती है। तो ये भी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद आता है समानता, स्वतंत्रता पर आधारित शासन। ये जो लोकतंत्र है ये समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। लोकतंत्र व्यक्ति की समता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। कौन? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति समान है, तो जाति, धर्म, भाषा, लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, अपितु सभी व्यक्तियों
के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। अब अगली विशेषता है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। तो ये भी हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा गुण है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है। कौन? ये जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है ये, और व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन के अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस भी देती है और शासन से उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कराती है। लोकतंत्र का अगला गुण आता है कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं करता है। कौन? लोकतंत्र। अपितु इसका विकास चाहता है। लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है, क्योंकि वहां विचार एवं क्रम की स्वतंत्रता नहीं होती है। अतः अधिनायक तंत्रों में कला, साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं होता है और विज्ञान के विकास में भी बाधा आती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान की प्रगति में सहायक होता है। अगला जो गुण है लोकतंत्र का वो है संविधानवाद में आस्था। तो लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है। जो लोकतंत्र है ये हमारे संविधान में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, और इसका अर्थ ये है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन पर के स्थान पर विधि के शासन में विशेष विश्वास करता है और वो ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारता है। और इसका सरल अर्थ है कि लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है। कौन? लोकतंत्र। और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र है वो हमारे भारतीय संविधान में आस्था रखता है। इसके बाद आता है कि लोकतंत्र जो है वो शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है और ये जन सहमति पर आधारित शासन है। किस पर आधारित? जन सहमति पर आधारित शासन है। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। यानी कि जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। अब जो अगला गुण है लोकतंत्र वो है विश्व शांति का समर्थक। ये जो लोकतंत्र है ये विश्व शांति का समर्थक भी माना जाता है। जैसे कि राजतंत्र आता है। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा ही सर्वोपरि होता है, वो ही अपने उसकी ही ज़्यादातर चलती है, जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है शासन तंत्र में। कुलीन तंत्र में क्या होता है कि जो शासन है वो मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होता है। और अधिनायक तंत्र का इतिहास बताता है कि शासन प्रणालियों ने समय समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया है। जब राजतंत्रात्मक शासन था तो बहुत सारे विश्व युद्ध भी हुए थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो ये सब इनके कारण ही हुआ है, उनकी नीतियों के कारण। और जो राजा था उनकी जो नीतियां ही जनता के प्रति उनका जो रवैया है इसके कारण ही विश्व में शांति नहीं रही। और जो क्रांतियां हुई है, जैसे अलग अलग देशों में क्रांतियां हुई है, तो इन सब कारणों से ही राजतंत्रात्मक शासन की वजह से ही क्रांतियां हुई है। इसका कारण ये है कि शासन प्रणालियां सैनिकवाद
कठोर विदेश नीति और विस्तारवाद में विश्वास रखती है, किंतु लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। किसमें? विश्व शांति और सहयोग में। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है। ये सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता एवं समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाना चाहता है। ये जो लोकतंत्र है, ये अगर राष्ट्रों के बीच में विवाद हो जाता है तो इसको शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके द्वारा ये मामले को सुलझा लेता है। तो ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। अब लोकतंत्र के कुछ दोष भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ गुण ही है, लोकतंत्र के दोष भी हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने इनके जो दोष बताए हैं और क्या क्या है इनके दोष। लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र में निम्नलिखित दोष है जिन्हें हम उसके विपक्ष में तर्क भी कह सकते हैं, यानी लोकतंत्र के विपक्ष में कहे गए तर्क है ये। जैसे पहला आता है कि लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि वे राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा। ये किसका मानना है? लोकतंत्र का। किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः एक ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से चालित होता है और इसीलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र मिलता है। यानी लोकतंत्र में हम सबको मताधिकार देते हैं तो फिर इनके कुछ आलोचक मानते हैं कि जो व्यक्ति है वो संवेगों और आवेगों से चालित होता है और इसीलिए व्यक्ति को मताधिकार दे दिया जाता है, तो हम लोकतंत्र में भीड़ तंत्र मिलता है, ये मानना है आलोचकों का। और दूसरी जो उनका दोष बताया गया है लोकतंत्र का, वो है कि बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया गया है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। तो ये भी एक दोष माना गया है लोकतंत्र का। अगला है कि शैक्षणिक महत्व का जो दावा है इनका वो भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र का जो शैक्षणिक महत्व का दावा है वो भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र के बारे में ये दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविक स्थिति में इससे कदम भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं। किसकी दृष्टि से? अपने हित की दृष्टि से, और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए इसकी भावना को भड़काते रहते हैं। अब लोकतंत्र का ये दोष बताया गया है कि ये जो माना गया है कि लोकतंत्र नागरिक शिक्षा देता है, नैतिक शिक्षा देता है और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है, तो इनके आलोचक ये नहीं मानते हैं कि लोकतंत्र ऐसी शिक्षा देता है, बल्कि ये मानते हैं कि लोकतंत्र है जो वो राजनीतिक दल होते हैं, तो राजनीतिक दल प्रत्येक जो राष्ट्रीय समस्या होती है इन पर जब अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वो अपने हित की दृष्टि से, अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार व्यक्त करते हैं और इसे ही वे क्या मान लेते हैं? राष्ट्रीय हित बताकर इसका प्रचार कर लेते हैं। और वो एक दूसरे राष्ट्रीय दल पर, एक दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप और प्रत्यारोप भी करते हैं और जो जनता के विभिन्न वर्ग होते हैं उनको अपने प्रभाव में लाने की कोशिश भी करते हैं। तो इसीलिए लोकतंत्र को शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण बताते हैं। इसके बाद आता है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र में व्यक्ति की जो स्वतंत्रता और समानता के अधिकार दिए हुए हैं वो लोकतंत्र के माध्यम से मिलते हैं।
तो ये भी भ्रमपूर्ण माने गए हैं इनके आलोचकों ने। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, किंतु ये व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान नहीं करता है। आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है। यानी कि व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता दी जाती है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, तो ये बाकी जो स्वतंत्रता है वो अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनाव में धनिक व्यक्ति खड़े होते हैं, यानी जिनके पास पैसा होता है वही व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं और अपने धन की शक्ति के बल पर ही वो जीत जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वे कानून भी ऐसे ही बनाते हैं जो कि धनिक वर्ग के हित में होते हैं, यानी वे इस प्रकार के कानून बनाते हैं जो कि अमीर वर्ग के हित में होते हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी लगभग अर्थहीन हो जाती है। तो ये भी एक दोष बताया गया है लोकतंत्र का। इसके बाद आता है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव क्या है? जैसे कि लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं और इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियां व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। तो राजनीतिक दल होते हैं जो लोकतंत्र में, तो ये भी इनका एक दोष माना गया है। अगला लोकतंत्र का दोष है कि अनुत्तरदायी शासन होता है, यानी अगर किसी में कुछ गलत होता है शासन प्रणाली में, अब आता है कि लोकतंत्र में अनुत्तरदायी शासन प्रणाली होती है। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली ये भी इसका एक दोष माना गया है, यानी इसमें कोई भी उत्तरदायी नहीं होता है। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया गया है। किसके प्रति? जनता के प्रति। किंतु व्यवहार रूप में लोकतंत्र उत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता, यानी लोकतंत्र में शासन में जब असफलताएं आती है तो उसकी जिम्मेदारी कोई भी जो राजनीतिक दल है या कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो जो सरकार विरोधी दल हैं वो आंदोलनों एवं अड़ंगा डालने के लिए नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी बताते हैं, किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। इसके बाद आता है कि सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है। ये किसमें? लोकतंत्र में। और समय की भी बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों द्वारा तथा व्यवस्थापिकाओं की लंबी चौड़ी बहस द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। इस प्रकार आम चुनाव में भी राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक ओर तो धन की दृष्टि से बहुत ही खर्चीली प्रणाली है और दूसरी ओर इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी होती है। तो ये भी एक दोष माना गया है लोकतंत्र शासन प्रणाली का कि जो सार्वजनिक धन और समय का भी इसमें अपव्यय होता है। इसके बाद आता है उदासीन मतदाता। उदासीन मतदाता लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनावों में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते हैं। राजनीतिक दलों तथा उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदान में 50 से 60%
प्रतिशत के बीच में मतदाता भाग लेते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा मानना है कि लोकतंत्र के दोष के कारण ही स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती है। इसके अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते तो प्रायः हम योग्य तथा अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी नहीं चुन पाते हैं। इसके बाद आता है कि संकट की दृष्टि से भी कमजोर शासन है कौन? लोकतंत्र। तो ये भी एक दोष बताया गया है हमारे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का कि संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन है। युद्ध तथा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है। किसमें? युद्ध तथा संकट की स्थिति में, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रित होती है। यानी ऐसा नहीं है कि सत्ता सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास हो, सत्ता सभी लोगों के पास बंटी हुई होती है। तो इस प्रकार विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली होती है और इस प्रणाली में शीघ्र वे गुप्त निर्णय संभव नहीं होते हैं। निर्णय भी जो लिए जाते हैं वो हमारी संसद है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, इन सभी के सहयोग से, इनके मतदान से फिर कोई निर्णय लिया जाता है। निर्णय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुए। तो ये माना गया है लोकतंत्र जो हमारी शासन प्रणाली है इनके मुख्य दोष। अगला जो अंतिम दोष माना गया है कि जो लोकतंत्र है वो विश्व शांति का समर्थक नहीं है। साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। जो लोकतांत्रिक राज्य हैं वो पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवाद युद्ध एवं साम्राज्यवाद को जन्म देता है। पूंजीवाद युद्ध तथा साम्राज्यवाद को जन्म देता है। अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। किसने? ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध और साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समर्थ लोकतांत्रिक राज्य युद्ध एवं राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी दिख पड़े हैं, किंतु इनकी नीतियां एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही है, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका व एशिया की अर्थव्यवस्था को अपने हित में प्रभावित कर रहे हैं। साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में भी लोकतंत्र और पूंजीवाद की सांठगांठ और ये विश्व शांति के लिए खतरा है। तो ये अंतिम दोष माना गया है लोकतंत्र शासन प्रणाली का। अब है कि जो लोकतंत्र है इसकी सफलता के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं वो क्या होनी चाहिए। लोकतंत्र को हम सफल कैसे बना सकते हैं। कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर उसका पतन हो पा जाता है। ये बात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में भी सत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अनेक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। किसकी? लोकतंत्र की। किंतु अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली असफल रही थी और इसका स्थान किसने ले लिया था? अधिनायकवाद ने ले लिया था। अधिनायकवाद ने ले लिया था, जिसे वर्तमान में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीपों में भी अनेक देशों में लोकतंत्र शासन का पतन हुआ है, क्योंकि इन देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक शर्तें या परिस्थितियां थी उनका अभाव रहा है। विद्वानों का मत है कि निम्नलिखित परिस्थितियों लोकतंत्र के सफल संचालन में सहायक हो सकती है। तो अगर लोकतंत्र को बनाए रखना है, उनकी सफलता
के लिए क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, तो ये जान लेते हैं हम। जैसे कि शांति तथा व्यवस्था, ये लोकतंत्र प्रणाली को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। शांति तथा व्यवस्था, लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय न हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण बना रहता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, किंतु जब देश में राजनीतिक स्थिरता व व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं अथवा बाहरी आक्रमण होते हैं, तो सरकार राष्ट्र की अखंडता तथा सुरक्षा के लिए सत्ता का केंद्रीकरण करती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा पाबंदियां लगाती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। अतः लोकतंत्र में शांति व्यवस्था भी आवश्यक मानी गई है। इसके बाद आता है कि सदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। सदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है वो पर्याप्त और मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी लड़खड़ा जाती है। तो इसीलिए जरूरी है कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होनी चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद ही इन देशों का लोकतंत्र का अंत हो गया था। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो जर्मनी और इटली है इसमें लोकतंत्र शासन प्रणाली थी, लेकिन वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर हो गई थी। तो इस कारण से इन देशों की जो लोकतंत्र शासन प्रणाली थी उसका अंत हो गया था और वापस वही तानाशाही की स्थापना हो गई थी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में आर्थिक अव्यवस्था के कारण वहां के देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ। साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और आधुनिक काल में भी लैटिन अमेरिका के राज्यों में लोकतंत्र की असफलता का एक बड़ा कारण आर्थिक अव्यवस्था है। क्या है? आर्थिक अव्यवस्था। अनेक एशियाई राज्य भी ऐसे ही संकट से गुजर रहे हैं। तो इस प्रकार लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है जो आर्थिक समानता है उसकी स्थापना होनी चाहिए। लोकतंत्र को अगर बनाए रखना है तो आर्थिक समानता इसकी स्थापना होनी चाहिए। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो। सिर्फ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो ऐसा जरूरी नहीं हो, अपितु ये भी जरूरी है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो, अर्थात गरीबी व अमीरी के बीच चौड़ी खाई न हो। ये तब ही संभव है जब देश में बड़ी मात्रा में मध्य वर्ग मौजूद हो। इस स्थिति में ही लोकतंत्र को कमजोर होने वाले वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है। तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आर्थिक समानता की स्थापना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद आती है कि जो सामाजिक न्याय है उसकी स्थापना होनी चाहिए। सामाजिक न्याय क्या है? यानी व्यक्तियों के बीच में धर्म, जाति, भाषा इनके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, आज भी गाँवों में छोटे गाँवों में ये सभी भेदभाव किए जाते हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। लेकिन ये जब तक पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है ये पूरी तरह से सफल नहीं होगी। तो सामाजिक न्याय की स्थापना भी जरूरी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए।
सभी व्यक्ति कानून के सामने समान माने जाएं और उन्हें न्यायालय समान कानूनी संरक्षण दे। इस प्रकार जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है तो उनके बीच भावनात्मक एकता भी स्थापित होती है और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना भी होती है। इसके बाद आता है शिक्षित और जागरूक जनता। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षित और जागरूक जनता होना बहुत जरूरी है। जनता को शिक्षित और जागरूक होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं को तथा इसकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होती है और स्वच्छ जनमत का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा जब जनता जागरूक होती है तो सरकार की जो लोकतंत्र विरोधी नीतियां हैं एवं कार्य हैं उनका विरोध करने में भी समर्थ होती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जनता का शिक्षित और जागरूक होना भी जरूरी है। अगला है कि जनमत का निर्माण हो। जनमत का निर्माण हो, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जनमत का निर्माण हो। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत के निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इन पर सरकारी नियंत्रण होना ही नहीं चाहिए। जब जनमत निर्माण के साधन स्वतंत्र होते हैं तब नागरिक संगठित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों व कार्यों की आलोचना करने में सफल होते हैं। इसमें लोकतांत्रिक मर्यादा बनी रहती है और इस स्थिति में लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य करता है। यानी लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो जो प्रेस है, जो साहित्य है और जो रेडियो है, सिनेमा है, दूरदर्शन है, जो न्यूज़ चैनल, ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें। इन पर किसी का भी ना तो राजनीतिक दल का दबाव हो और ना ही सरकारी नियंत्रण हो। जो सच्चाई है वो ये सामने लाएं, तभी हमारे लोकतंत्र है जो वो पूर्ण रूप से सफल होगा। अगला है जो नागरिक है और नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र। नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र। जब किसी समाज में नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र स्पष्ट होता है तो वहां लोकतंत्र की सफलता की बहुत उम्मीद होती है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों का उचित प्रयोग करते हैं। वे सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित की दृष्टि से विचार करते हैं और साथ ही नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि का व्यवहार करते हैं और अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। वस्तुत लोकतंत्र अंतिम दृष्टि से जनता की शक्ति पर निर्भर करता है और जब जनता का नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र सुदृढ़ होता है तो लोकतंत्र भी सफल होता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी होता है। अब लोकतंत्र की सफलता के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन भी बहुत जरूरी है। सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी सत्ता किसी दल के हाथ में या फिर किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में न होकर सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और जो स्थानीय स्वशासन है, ग्राम स्वशासन है, पंचायती राज है, ये होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए। अधिनायक तंत्र का आधार है अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता का केंद्रीकरण और लोकतंत्र का आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। विकेंद्रीकरण क्या है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति विशेष या फिर राजनीतिक दल में नहीं होती है, बल्कि जो जनता के विभिन्न वर्ग हैं वो शासन कार्यों में भाग लेते हैं। जो ये सत्ता है ये लोगों में बंट जाती है। तो इस प्रकार
लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप है जो स्थानीय स्वशासन है। यानी विकेंद्रीकरण क्या है? जैसे राज्यों का अपना अलग वहाँ पे शासन है, उसके बाद ग्राम स्वशासन आ जाता है, पंचायती राज आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो शासन की सत्ता है वो इन सब में बंटी हुई होती है। तो ये सत्ता लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप क्या है? जो स्थानीय स्वशासन है, जो ग्राम स्वशासन आता है, पंचायती राज आते हैं, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है विकेंद्रीकरण का। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेता है और उसे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है। इसके बाद आती है कि नागरिक स्वतंत्रताएं। व्यक्ति को जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं वो मिलनी चाहिए ताकि लोकतंत्र सफल हो। जैसा कि लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है। किसको? सीमित शासन के सिद्धांत को, जिसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए। इन्हीं स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रताओं का अर्थ है कि नागरिकों को विचार प्रकट करने की, संगठन बनाने की तथा सभा करने की तथा शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति है, नागरिक है, उनको अपना विचार प्रकट करने की, और वो कोई भी संगठन बना सकते हैं और सभा कर सकते हैं, और जो शांतिपूर्ण आंदोलन है अहिंसक तरीके से वो आंदोलन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। मौलिक स्वतंत्रताओं तो इस प्रकार मौलिक स्वतंत्रताओं का निष्कर्ष है कि नागरिकों को सरकार की उन सब नीतियों एवं कार्यों की शांतिपूर्ण आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। यानी व्यक्तियों को सरकार की जो नीतियां हैं तो उन नीतियों पर उनकी शांतिपूर्ण आलोचना वो कर सकते हैं, जिन्हें वे लोकतंत्र एवं सामान्य हित के विरुद्ध समझते हैं। अगर सरकार की नीतियां लोकतंत्र और सामान्य हित के विरुद्ध हो तो उन नीतियों का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्ति कर सकता है। ऐसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए व्यक्तियों को। ये भी जरूरी है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए। ये स्पष्ट है कि नागरिक मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए जनमत निर्माण के साधनों का स्वतंत्र होना भी जरूरी है। अब जो अगला है वो है लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसकी व्याख्या को लेकर विवाद एवं भ्रम उत्पन्न नहीं हो। इसके अलावा संविधान में संशोधन की जो पद्धति है वो कठोर होनी चाहिए और कोई भी राजनीतिक दल अपने बहुमत का लाभ उठाकर लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र में नहीं बदल ले, जैसा कि जर्मनी में हिटलर ने किया था। उसने लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र में बदल लिया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक परंपराओं से आचरण के उन नियमों व व्यवस्थाओं से है जिनका वर्णन संविधान या कहीं और भले ही लिखित रूप में नहीं होता है, पर वे लोकतांत्रिक पद्धति व प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली होती है और जिन पर लगभग सर्वदलीय सहमति बन जाती है। अब जो अगली है वो है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। इस प्रकार जो अगला है वो है स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका होनी चाहिए लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है और इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती है, अपितु उसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादाओं व सीमाओं को स्वीकारना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना बहुत जरूरी है, तभी हमारा लोकतंत्र सफल हो पाएगा। क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही जो कार्यपालिका है
उनको कानून का उल्लंघन करने और अत्याचारी बनने से रोकती है। कौन? न्यायपालिका। और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को अवैध घोषित करती है। ऐसी न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद है योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई नीतियों को कर्मचारी तंत्र ही लागू करता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि कर्मचारी तंत्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, अपितु उसे आम जनता के लिए सेवाभावी भी होना चाहिए। उसे सदैव दलगत राजनीति से तटस्थ एवं निष्पक्ष रहना चाहिए। इसके बाद आता है कि स्वस्थ और सुसंगठित दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतंत्र व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है, अतः लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों की नीतियों कार्यक्रमों पर निष्ठा पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि जो राजनीतिक दल है उनका निर्माण स्वस्थ आधार पर हो। उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषाई अथवा सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए, अपितु राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को लेकर होना चाहिए। तो जो ये राजनीतिक दल होते हैं, इनका निर्माण उनकी स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि राष्ट्र हित में होना चाहिए। योग्य और निष्ठावान अगर राजनेता होंगे तभी हमारी लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है ये सफल हो पाएगी। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान और लोकतंत्र में निष्ठा वाले राजनीतिज्ञों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे राजनीतिक ही राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक समर्थ होते हैं। यदि राजनीति के भ्रष्ट अगर राजनेता ही भ्रष्ट और अवसरवादी और झूठे सत्ता के लोभी समर्थकों का अनुचित लाभ पहुंचाने वाले तथा कुछ भावनाओं को भड़काने वाले होते हैं तो लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदल देते हैं और देश के सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। अगला है कि जो योजनाएं हैं, राष्ट्रीय योजनाएं, वो सार्वजनिक हित की होनी चाहिए। राष्ट्रीय योजनाएं, तभी लोकतंत्र शासन प्रणाली सफल हो पाएगी। विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाएं जो एक और विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाएं जो एक और कृषि उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हो और राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती हो, और समाज की जो श्रमिक वर्ग है, वे कमजोर वर्ग है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हो। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं वो राष्ट्र के हित में होनी चाहिए, न कि किसी अमीर वर्ग के हित में। और जो कमजोर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके जो जीवन स्तर है उनको ऊंचा उठाने में सहायक हो। ऐसी सार्वजनिक हित की जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं वो होनी चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र शासन प्रणाली सफल हो पाएगी। अगला है कि जो आधारभूत मामलों है उसमें राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि आधारभूत मामलों पर समाज के जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों में सहमति हो। अब ये जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, जैसे कि लोकतंत्र शब्द का अर्थ डेमोस या क्रेटिया यानी जनता की शक्ति अर्थात जनता का शासन है। आधुनिक युग में लोकतंत्र उदारवादी बौद्धिक आंदोलन की देन है। वर्तमान में उदारवादी लोकतंत्र अत्यंत ही लोकप्रिय हैं। इसके व्यापक अर्थ को निम्नलिखित रूप से प्रकट, जैसे ये निर्णय लेने की एक विधि है, निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। इस प्रकार ये लोकतंत्र की कुछ परिभाषाएं दी हुई है, इनको आप पढ़ लेना अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके। और आज ये पार्ट कंप्लीट होता है लोकतंत्र वाला। ये लघुरात्मक प्रश्न है, ये भी आप लोगों को करना है, इनके उत्तर ढूंढने अपनी किताब से ढूंढिए। और आज के लिए ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है और कल हम शुरू करेंगे जो केंद्र सरकार है और इनके बारे में हम जानेंगे। व्यवस्थापिका क्या है, न्यायपालिका क्या है,
कार्यपालिका क्या है, केंद्र सरकार के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करें। और आपके अगर कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।